Now, electrostatic force, guys. It is also one type of non-contact force. And for that we have given one activity. एक्टिविटी में आपको करना ये है कि आपको लेनी है 2 स्ट्रो, या तो एक ले ले, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। एक को लटका देना है आपको, और जो सेकंड वन है उसको आप किसी शीट ऑफ पेपर के साथ रब करें, और रब करने के बाद जो लटकाई हुई सस्पेंडेड जो स्ट्रॉ थी उसके पास में लेकर आएँ। आप देखेंगे कि वो दोनों स्ट्रॉ के बीच में एक फोर्स एप्लीकेबल होगा, और वो जो स्ट्रॉ है वहाँ से अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव होगी। एंड देन आफ्टर रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ ऑल्सो, एंड देन ब्रिंग नियर टू द अनदर वन। और फिर देखें तो इस टाइप भी आपको वहाँ पर मोशन देखने को मिलेगा, मतलब कि उसमें उसकी पोजीशन में चेंजेस होकर देखने को मिलेगा आपको। ये होता ये है दोस्तों कि जब आप किसी इस तरह के प्लास्टिक के या ग्लास के मटेरियल को रब करते हैं तो वो कुछ चार्जेस एक्वायर करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब आपने इन स्ट्रॉ को रब किया तो उन्होंने एक चार्जेस अप्लाई किया, और उसी चार्जेस के वजह से उनके अंदर एक फोर्स देखने को मिलता है, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एग्जांपल लें, जैसे आपने याद किया होगा शायद, जैसे आप बलून को ले लो, इन्फ्लेटेड बलून को आप अपने ड्राई हेयर में घिसो और फिर उसको दीवार पर लगाओ तो चिपक जाता है। या तो फिर आपको याद होगा कि कुछ पेपर के टुकड़ों को आप वो प्लास्टिक सेल के साथ रब करके टच करो तो वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जब किसी चीज़ को रब किया जाता है तो इस तरह का आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। कई बार ये भी होता है, जैसे सिंथेटिक मटेरियल का कपड़ा पहना हुआ हो, सिंथेटिक मटेरियल लाइक पॉलिएस्टर है या नायलॉन है, रेयॉन है, तो जब वो पहनते हैं या जब हम उसको बॉडी के पास में लेकर आते हैं तब देखेंगे कि जो हेयर्स होते हैं बॉडी के ऊपर वो भी उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्री फॉल दे देते हैं, मतलब सिर्फ छोड़ देते हैं, तो वो ज़मीन के ऊपर ही गिरता है। तो आपका ये ऑब्जर्वेशन होगा कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, और उसी फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, या तो ग्रेविटी भी कहते हैं उसको, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग तो आप 9th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत अगर इन्फॉर्मेशन दूँ आपको, तो जैसे कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, और इसी को कहा जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल या तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब अर्थ की बात करें तो अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट अर्थ ही है। ठीक है, तो अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है, इवन दो मून को भी। और इवन दो ये फोर्स यूनिवर्सल है, मतलब कि सन जो है वो हर एक प्लैनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है, प्लैनेट्स ने सैटेलाइट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है। जैसे आप देखो मून क्या है, तो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, और इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी किसी भी ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में आना ज़रूरी नहीं है। ये ऑब्जेक्ट ये जो फोर्स होता है वो दूर से ही एप्लीकेबल हो सकता है। तो आपने देखे दोस्तों, यहाँ पर 3 टाइप के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं और 2 टाइप के कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, दे आर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। जबकि मैग्नेटिक फोर्स हैं, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तीनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। यहाँ पर हमारा फोर्स का टॉपिक ख़त्म होता है दोस्तों। अब देखते हैं हम प्रेशर के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ यहाँ पर सिचुएशंस दी हैं, आप समझे। जैसे कि आपको वेजिटेबल्स कट करने हैं तो यू नीड अ नाइफ विथ शार्प एज। जैसे आपको लकड़ी को काटना है तो जब आपको कुल्हाड़ी चाहिए एक्स, वो भी आपको शार्प एज की चाहिए।
आपको किसी में लकड़ी में कील लगानी है, नेल्स, तो वो भी आपको पॉइंटेड चाहिए। आप देखेंगे कोई भी कटिंग टूल्स हैं या ऐसे कुछ चीज़ें, नीडल्स हैं, वो सब पॉइंटेड होती हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कोई जहाँ पर आपको प्रेशर डिक्रीज़ कर देना है, जैसे आप देखो तो टायर्स ऑफ व्हीकल्स, तो हैवी व्हीकल्स के टायर्स देखो तो चौड़े होते हैं। आप टैंक देखो तो वो तो एकदम कंटिन्यूअस एक चेन पे चलती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एरिया ज़्यादा हो गया है। आप देखो कि यहाँ पर फ़र्क एरिया का है। अगर सरफेस का एरिया ज़्यादा होगा तो समझो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर एरिया कम कर दिया गया तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। आप जैसे एक पानी की बोतल लीजिए भरी हुई और उसको सीधी हाथ में रखें, कितना प्रेशर आता है वो समझिए, और फिर उसको उल्टी कर दीजिए, जो ढक्कन वाला एरिया है वो कांटेक्ट में रखें, फिर देखें तो आप देखेंगे कि उसी ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट तो वही था, सिर्फ हमने एरिया जो कांटेक्ट में है उसको चेंज कर दिया तो प्रेशर चेंज हो गया, ठीक है। सो we get the feeling that the area over which the force is applied plays a role in making this task easier, and the force acting on a unit area of a surface is called pressure। ये याद रखें, यूनिट ये डिफाइन है। प्रेशर का क्या डिफाइन होगा, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन a unit area of a surface is called pressure। so pressure is equal to force upon area, pressure is equal to force upon area। So at this stage we consider only those forces which are perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed। तो यहाँ पर हम देखेंगे उसी के बारे में, जब कोई फोर्स परपेंडिकुलर एप्लीकेबल होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर एप्लीकेबल होगा, तभी के बारे में हम बात कर सकते हैं। सो गाइस, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, लेकिन एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब प्रेशर एंड एरिया एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में चलते हैं। इफ़ द एरिया इज़ मोर, प्रेशर इज़ लेस। सी, यहाँ पर आपको एक पॉटर का पिक्चर दिखाया है, ठीक है। वो अपने सर के ऊपर हैवी लोड लेता है, लेकिन सर के ऊपर लोड लेने से पहले वो एक पगड़ी रखता है बीच में, तो उसका एरिया ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा और वो इजीली इसको होल्ड कर पाएगा। फिर आपने देखा होगा कैमल को, कैमल जो डेजर्ट में चलता है तो उसके पैर जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से चल सकता है। लेकिन घोड़ा नहीं चल सकता है, क्योंकि घोड़े के पैर का एरिया कम होता है, तो वो ज़मीन में धंस जाएगा उसका पैर, जबकि कैमल का नहीं जाएगा अंदर। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि वी कैन डिक्रीज़ द प्रेशर बाय इंक्रीजिंग एरिया, और वाइस वर्सा वी कैन ऑल्सो डिक्रीज़ द प्रेशर बाय इंक्रीजिंग एरिया। तो इस तरह से हम प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। नाउ गाइस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉलिड ही हैं जो प्रेशर को अप्लाई कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट ओनली सॉलिड्स कैन अप्लाई द प्रेशर, फ्लूइड्स कैन ऑल्सो। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड एंड सॉलिड। तो फॉर दैट वी हैव गिवन वन एक्टिविटी। आपको लेना है एक सिलेंडर, ट्रांसपेरेंट सिलेंडर लेना है इस तरह का, और नीचे लगा देना है एक बलून, और फिर आप उस ट्रांसपेरेंट सिलेंडर के अंदर पानी भरते जाएंगे। जैसे जैसे पानी इंक्रीज़ करेंगे, आप नीचे देखेंगे कि बलून जो है वो और ज़्यादा फूलता जाएगा। आप दोनों ही केसेस में देख लीजिए, यहाँ पर एक आधा भरा हुआ है तो उसमें कितना बलून फूला हुआ है, और एक पूरा भरा हुआ है तो उसमें कितना बलून भरा हुआ है। तो जितना ज़्यादा ऊपर से पानी भरते जाएंगे उतना ही ज़्यादा वो बलून फूलता जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा ऊपर से प्रेशर आएगा वो बलून उतना ही फूलेगा। तो पानी भी प्रेशर क्रिएट कर सकता है। वाटर कैन ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस। सी हियर, आप देखो यहाँ पर कि आपके पास है एक बॉटल में नीचे से हमने छेद करके वहाँ पर एक बलून लगा दिया है। अब फिर ऊपर से हम पानी भरते जाएंगे, तो जैसे जैसे पानी ऊपर भरते जाएंगे नीचे बलून फूलता जाएगा।
मतलब बलून के ऊपर एक प्रेशर बन रहा है बाय लिक्विड। बलून जो है उसके ऊपर प्रेशर कहाँ से आएगा? तो जो लिक्विड है, पानी भरा हुआ है, वो पानी उस बलून के अंदर फिल होता जाएगा और उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा। दस द प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द लिक्विड हियर। दिस इज द प्रेशर एप्लीकेबल exerted by the liquid। तो मच वाटर सरफेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर भी क्रिएट होगा। जितनी ज़्यादा वहाँ पर पानी का ऊपर से पानी का दबाव आता जाएगा, तो पानी का दबाव कैसे आएगा? जैसे जैसे पानी ऊपर भरते जाएंगे और वो ऑल डायरेक्शन में लगता है। अब वो कैसे पता चलेगा? हमने यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में लगाया, लेकिन अगर हम चारों डायरेक्शन में देखें, होल करके देखें, एक इक्वल हाइट पे, हमने चारों डायरेक्शन में इक्वल हाइट पे 4 होल्स बना दिए, तो आप देखेंगे कि चारों होल्स में से इक्वल अमाउंट पे पानी बाहर निकलेगा। इट प्रूव्स दैट कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इन ऑल डायरेक्शन इन इक्वल अमाउंट। प्रेशर जो क्रिएट हुआ है यहाँ पर वो हर डायरेक्शन में हुआ है और इक्वल अमाउंट में हुआ है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक डायरेक्शन में पानी जो निकलेगा वो इक्वल अमाउंट में। लेकिन अगर आपने हाइट चेंज कर दी, आप समझो जैसे मैंने ये कहा हूँ कि एक बॉटल है इस तरह की, ठीक है, और एक छेद यहाँ बनाया, एक छेद यहाँ बनाया, एक छेद यहाँ पर बनाया, तो क्या होगा कि यहाँ पर से जो पानी निकलेगा वो इससे दूर जाएगा, यहाँ पे थोड़ा पास में आएगा और ये वाला इस तरह से। क्यों? क्योंकि जितना नीचे होंगे प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो हाइट पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप सेम हाइट पे हैं तो प्रेशर सेम रहेगा, ऑल डायरेक्शन में इक्वल रहेगा। लेकिन अगर आप अलग अलग हाइट में होंगे तो फिर प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएगा। So when you inflate a balloon, why do you have to close its mouth? What happens when you open the mouth? क्योंकि इन्फ्लेटेड बलून होगा, अंदर हवा भरी हुई है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे आप वो बलून का जो माउथ है वो छोड़ देंगे, सारी हवा बाहर निकल जाएगी। बट सपोज यू हैव अ बलून विच हैज़ होल्स, तो वो हवा बाहर निकल जाएगी, क्योंकि हर डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट होगा। तो एक डायरेक्शन में कहीं पर जो छेद होगा वो सारी हवा जो है बाहर निकाल देगा। When we fill the air in the bicycle tube, ठीक है, और अगर उसके पंचर हैं तो देखो हवा आप कितनी भी भरते जाएंगे सारे निकल जाएगी। लेकिन अगर आपने पंक्चर नहीं और ज़्यादा हवा भर दी तो शायद वो फूट सकता है, ठीक है। तो प्रेशर जो है वहाँ पर क्रिएट हुआ है बाय द गैसियस, मतलब कि एयर ने भी प्रेशर क्रिएट किया होगा। और इसी के रिगार्डिंग आता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।